हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। साइंस हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास है, चौथी क्लास, फोर्थ क्लास है आपकी साइंस की, क्लास फोर्थ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधे में जनन, फूलों का जादू और नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, या कोई एक गुलाब के पौधे से दूसरा गुलाब का पौधा उगाता है। लगता है ना, प्रकृति में कोई जादू की शक्ति है जो नई दुनिया बना देती है कि नहीं। सॉरी, दुनिया नहीं, जिंदगी बना देती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप लोग का स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरीके की भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो फिर, सभी को लोग आ जाइए। ठीक है, वेलकम है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम इसी जादुई शक्ति यानी पौधे में जनन यानी रिप्रोडक्शन इम्प्लांट को समझने वाले हैं, और हम जानेंगे कि फूल क्या काम करते हैं और पौधे अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से। तो ये क्लास आपकी विज्ञान की सुपर डुपर एंटरटेनिंग बॉटनी एडवेंचर वाली क्लास होने वाली है। तो आप अब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, पढ़ना है। बाकी नोट्स तो मैं आपको दे ही देता हूँ। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था पौधे के अलग अलग हिस्सों के, जैसे तने पढ़ा था, पत्तियों के बारे में पढ़ा था, फूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे पौधे और जंतुओं में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी वे अपने जैसे नई जीव कैसे पैदा करते हैं। और परागण, परागण हमने पॉलिनेशन पढ़ा था ना, आपने परागण के बारे में हमने आपको बताया था, वो देखेंगे। पॉलिनेशन और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिससे जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन जैसी खास प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम पौधे से, फूल से लेके। ठीक है, तो फूल यानी फ्लावर, पौधे का सुंदर जनन अंग। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पौधे के सबसे सुंदर हिस्से, जो आपका फूल होता है। ठीक है, तो फूल पौधे का जनन अंग है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग होता है। ठीक है, इसमें आपका पुंकेसवर यानी स्टेमन होता है। ठीक है, जो नर भाग होता है आपका। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? एक सेकंड रुक जाओ, देख लेता हूँ। हाँ, आवाज, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। ठीक है, तो नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्त्री केसर यानी पिस्टिल यानी स्त्री का भी अंग होता है। ठीक है, तो फूल के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा वाला फूल है। आपका नर वाला फूल है तो नर अंग उसमें होगा, और मादा वाला फूल है तो वो मादा वाला अंग होगा उसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं? हमने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये नर वाला है, कैसे पता चलेगा कि ये मादा वाला है। फूल के पीछे आपका वो सब्जी बनी रहती है, वो फल बना रहता है। ठीक है, वो आपका मादा वाला हो जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? आगे चलते हैं। मादा जनन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं कि पौधे में लैंगिक जनन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, वो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि फूल पौधे का जनन अंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें आपके फुंकेश्वर यानी स्टेमन जो नर जनन भाग होता है, अंग होता है, और स्त्री केसर यानी पिस्टिल मादा जनन अंग होता है। जैसे किसी घर में नर और मादा सदस्य होते हैं ना, वैसे ही आपका ये फ्लावर हो गया। ठीक है, अब देखो पौधे में लैंगिक जनन, पहला आता है फुंकेश्वर। फुंकेश्वर यानी स्टेमन। ठीक है, ये आपका नर वाला होता है। तो फुंकेश्वर के आगे वाला भाग पर परागण परागकोश यानी एंथर होता है। ठीक है, इसी एंथर में आपका पॉलन ग्रेन होता है, यानी परागण होता है। ठीक है, तो फुंकेश्वर के आगे वाले भाग पर आपका परागण कोश यानी एंथर होता है। परागण कोश में छोटे छोटे परागण यानी पॉलन ग्रेन होते हैं। हमने बताया ना, पॉलन ग्रेन जो होता है वो उसी में पाया जाता है, आपके एंथर में। और स्टेमन तो आपका वो वाला भाग ही है। ठीक है, परागण नए युग्मक यानी मेल गैमेट्स बनाते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स बनाते हैं जब ये आपके फीमेल से मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? तो फुंकेश्वर यानी नर भाग
पुंकेसर के आगे वाला भाग जो है वो आपका परागर कोश कहलाता है, जो कि एंथर कहते हैं इंग्लिश में। और पराग कोश में छोटे छोटे परागण यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। परागर कण नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्त्री केसर यानी पिस्टल्स के बारे में देखने के। पिस्टल्स यानी स्त्री केसर क्या है, ठीक है। चलो, स्त्री केसर बच्चों का नीचे का चौड़ा भाग आपका अंडाशय यानी ओवरी होता है। स्त्री केसर के नीचे का जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, ऐसे गोल सा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चौड़ा सा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका भाग अंडाशय यानी ओवरी होता है, ठीक है। अंडाशय में छोटे छोटे अंडाणु यानी ओवम यानी अंडे होते हैं, ठीक है। एक तरीके से अंडे, उसको अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो वो है, ठीक है। वैसे आप उसको बोलेंगे अंडाशय में आपके छोटे छोटे अंडाणु होते हैं यानी ओवम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और अंडाणु में बीजाणु बीजाण यानी ओव्यूल होते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? तो स्त्री केसर का नीचा वाला भाग चौड़ा भाग होता है जो अंडाशय यानी ओवरी होता है। और अंडाशय में छोटे छोटे अंडाणु यानी ओवम होते हैं। और अंडाणु में बीजांड यानी ओव्यूल होते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया बच्चों? स्त्री केसर के ऊपरी भाग में आपका स्त्री केसर जो होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है, वो आपका स्टिग्मा होता है, जिसको वर्ती काग्र कहते हैं यानी स्टिग्मा, ठीक है। तो स्त्री केसर की ऊपरी भाग को हम वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। और वर्तिका को आगे का भाग आपका चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। क्यों चिपचिपा होता है? उसको इंसेस्ट यानी कीट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उस पर बैठे। इसमें वर्की काग यानी स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। परागर कण हवा, पानी और कीट के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकार पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हवा से उड़ करके या पानी से या कीट पतंगे उस पे आकर के बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, मेल वाले नर वाले भाग से जो पॉलन ग्रेन होता है, जो आपका परागण परागण होता है, परागण कण होता है, वो आपका आ जाता है इस पे, ठीक है। इस पे चिपक जाता है और इस पे चिपक करके फिर धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा होते हुए वो आपका ओवम ओवेरी में चला जाता है, ठीक है। फिर ओवेरी में जाकर के वो अंडाणु और ओवम से रिएक्ट करता है, ओव्यूल वगैरह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अभी हम पॉलिनेशन में उसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, स्त्री केसर के ऊपरी भाग को हम वर्तिकार्ग यानी स्टिग्मा कहते हैं, जो आपका ज्यादातर चिपचिपा यानी स्टिकी होता है, जिस पर आपका परागण कण आकर चिपक जाते हैं, जैसे किसी ने ग्लू लगा दिया हो वैसे ही, ठीक है। लिख लोगे बच्चों के नहीं? लिख लोगे कि नहीं? अब आते हैं मेन चीज कि परागण जो होता है, परागण यानी पॉलिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, यानी रिश्ता जोड़ने वाला करियर सर्विस एक तरीके का है। दोस्तों, परागण पॉलिनेशन वह क्रिया है जब किसी पुष्प के परागण कोश यानी नर वाले भाग से परागण कण निकालकर उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्ती कार्य यानी मादा भाग पर पहुंचते हैं। ये समझो आपका एकदम रिश्ता जोड़ने वाला करियर सर्विस है, ठीक है। देखो, परागण यानी पॉलिनेशन वह क्रिया है जब किसी पुष्प के किसी फूल के परागण कोश यानी नर वाले भाग से परागकण यानी पॉलन ग्रेस निकल करके वहां से निकलता है और उसी पुष्प पे या तो उसी प्लांट उसी फूल के स्त्री वाले भाग में जाएगा, या तो दूसरे वाले पुष्प के दूसरे वाले पौधे के पुष्प के वर्ती कार्य यानी मादा वाला भाग पर पहुंचता है, ठीक है। चिपचिपा वाला भाग वहां पहुंच जाता है, तो आपका ये परागण यानी पॉलिनेशन हो जाता है। समझ में आया बच्चों के नहीं? देखो, मक्खी वगैरह बनी है ना, मक्खी बनी है, हवा है, ठीक है। ये बूंद से पानी के छींटों से इधर से उधर चला गया परागण कण, ठीक है। तो आपका ये पॉलिनेशन हो गया। समझ में आया? इतना चीज लिख लोगे बच्चों, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, ठीक है। आगे चला जाए। चलो, अब आप हम देखते हैं कितने प्रकार के आपके पॉलिनेशन होते हैं। देखो बच्चों, मेनली जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के आपके पॉलिनेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी हमने आपने पॉलिनेशन में आपको बताया था कि दोस्तों, अगर नर वाले एक फूल है, उसके नर वाले भाग से आपका परागण निकल करके सेम देखो उसी पुष्प के फीमेल वाले भाग में चला जाता है, फीमेल वाली फूल में, ठीक है। तो अगर सेम वाले में जा रहा है, अगर सेम ही पौधा है, ठीक है, तो आपका वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेम पौधा अगर है, ठीक है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर दूसरे पौधे में जा रहा है, दूसरे उसमें, तो आपका वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, ठीक है। तो जब एक पुष्प यानी फूल के परागण उसी पुष्प के वर्ती कार्य पर या उसी पौधे यानी प्लांट पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्ती कार्य पर पहुंचते हैं और अंकुरित यानी जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इसे ही हम स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया? यानी एक फूल है, ठीक है, नर वाला फूल है,
अब वहां से निकल के उसी पौधे के दूसरे वाले फूल में, जिसमें फीमेल पार्ट है, उसमें चला जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है आपका, अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका स्वपरागण हो गया, समझे, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका मूंगफली, सदाबहार, ठीक है, गुलमेंदी, ब्लॉसम जिसको कहते हैं, वो सारी आपकी क्या है, स्वपरागण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वो सारे उसी तरीके के प्लांट हो गए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो दोस्तों, जब कोई पुष्प जो है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्ती कार्य पर या उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्ती कार्य पर पहुंचते हैं, उसी को हम स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, परापरागण। परा पर पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही उल्टा है, ये क्या करेगा, दूसरे पौधा रहेगा। तो जब परागण यानी पॉलन ग्रेन उसी प्रजाति यानी सेम स्पीसीज से रहे, प्रजाति सेम रहे, कि किसी अन्य पौधे यानी डिफरेंट पौधा रहे, ठीक है, यही मेन पॉइंट है, पर लगे पुष्प के वर्ती कार्य पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परापरागण कहलाती है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि परापरागण कैसे कहलाती है। जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके पर परागण है, ठीक है। खास बात क्या है, पर परागण के लिए परागणों को दूसरे पुष्प पर पहुंचाने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका कीट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पक्षी हो गया, जंतु हो गया, ये सारी चीजें आपकी मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया में कीट परागण होते हैं। इन सभी प्लांट में, इन सभी पौधे में आपके क्या होते हैं, कीट वाले यानी कीट पतंगे, ये सारी चीजें काम आती है। मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया और सभी प्रकार की घास में वायु परागण का काम होता है, ठीक है, यानी हवा से उड़ करके जाता है। आम, बबूल, सेमल में गिलहरी यानी स्क्वेरल, जो गिलहरी होती है वो करती है, और चिड़िया भी करती है परागण, ठीक है। इसके अलावा कदम, कदम का पेड़ आपने देखा होगा ना, कदम और कचनार, ठीक है, में चमगादड़ यानी बैट के द्वारा परागण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप याद कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ऑर्चिड में आपका घोंघा, घोघो यानी स्नेल्स के द्वारा परागण होता है। तो ये डिफरेंट तरीके के, कई तरीकों के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जिनमें परागण किस तरीके से होता है उसके बारे में बात की गई है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों के, पर परागण क्या होता है। तो दोस्तों, जब परागण किसी अन्य पौधे में लगे पुष्प के वर्ती कार्य पर पहुंचते हैं, जैसे किसी दूसरे घर में शादी का प्रस्ताव जाए, है ना, वही आपका पर परागण हो गया, ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे आपका गेहूं, धान, मक्का, सूरजमुखी, ठीक है। खास बात यह है कि पर परागण के लिए परागण कणों के दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए किसी ना किसी साधन यानी एजेंट की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। ये आपका एकदम करियर बॉय जैसे होते हैं, ठीक है। कीट, जल, वायु, पक्षी, जंतु और हाँ, गिलहरी, चमगादड़ और घोंघे भी आपके परागण में मदद करते हैं। है ना कमाल की टीम आप लोगों की, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, ये सारे टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अच्छी क्लासेस क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, मजेदार वाली। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। चलो फिर आगे चला जाए, आ जाओ। अब निषेचन, निषेचन की बात करते हैं, निषेचन की बात यानी फर्टिलाइजेशन की बात। अब परागण तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, यानी नए जीवन की शुरुआत। तो दोस्तों, परागण के बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखो, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा सिवाय हमारे, ठीक है। तो हम डिटेल में नोट्स भी बनाते हैं और डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो परागण यानी पॉलिनेशन के बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। निषेचन में आपका परागण कणों में मौजूद नर युग्मक, हमने बताया था ना, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो बीजाणु के अंदर यानी मादा युग्मक से मिलते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट्स आपके मादा वाले गैमेट से मिलते हैं यानी फीमेल गैमेट से, युग्मक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही जो नर युग्मक जो है वो आपका फीमेल यानी मादा युग्मक से मिलता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। इससे एक निश्चित निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज एग बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक निषेचित यानी फर्टिलाइज एग बनता है, जिसे हम जाइगोट यानी युग्मज कहते हैं, ठीक है, जाइगोट कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद आपका फूल का दलपुंज, ब्राहदल, पुंकेश्वर, वर्तिकार गिर जाते हैं और ब्राहदल सूख जाता है, ठीक है। और ये जब आपका जाइगोट बन जाता है, तो क्या होता है, फूल का जो दलपुंज होता है, जो हमने फूल के कई सारे पार्ट बताए रहे हैं आपको, दलपुंज होता है, ब्राह्यदल होता है, पुंकेश्वर होता है, वर्तिकार्ग होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, गिर जाते हैं, समझे, मुरझा करके गिर जाते हैं
और ब्राह्यदल सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन जो अंडाशय जो है वो यानी ओवरी जो है वो लगा रहता है। जो फूला वाला भाग होता है, ऐसे फूला वाला भाग वो आपका लगा रहता है। ठीक है। अंडाशय की कोशिकाएं विभाजित होकर के बढ़ने लगती हैं, और फिर इसकी जो कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होते हैं वो विभाजित होती हैं यानी डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है। और बढ़ने लगते हैं, और बीज यानी सीड्स का बनना शुरू हो जाता है, और फिर वहां से सीड्स भी बनने लगते हैं उसी में। बीज में एक नया पौधा यानी नया प्लांट्स या भ्रूण यानी एम्ब्रियो उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं? इसके अलावा अंडाशय जो है वो बड़ा होकर के आपका फल यानी फ्रूट का निर्माण करता है। वही जो फूला वाला भाग होता है उभरा हुआ, वही अंडाशय है, वही आपका धीरे धीरे आपका फ्रूट्स का निर्माण करता है या फिर फल में बदल देता है। ठीक है। निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे अंडाशय को ही फल कहते हैं। ठीक है। तो पूरा जो अंडाशय होता है वो अंडा जो है, अंडाशय जो है वही आपका फल बन जाता है। जैसे आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया, अमरूद हो गया, ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल हैं इसके फर्टिलाइजेशन के। समझ में आया बच्चों की नहीं इतना चीज? तो कितने आसानी से आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। निषेचन में आपका परागण कणों में मौजूद नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स बीजांड के अंदर यानी मादा युग्मक से मिलते हैं। इस मिलने की प्रक्रिया को आप निषेचन कहते हैं। ठीक है। इससे एक निश्चित अंडा यानी फर्टिलाइज एग बनता है, जिसे आप युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका फूल का दलपुंज, ब्राह्यदल, पुंकेसर और वर्तिकार गिर जाते हैं। जैसे आपका शादी के मेहमान चले जाते हैं वैसे ही। ठीक है। तो ये सब शादी के मेहमान एक तरीके से रहते हैं लोग। बाकी बचता कौन? मियाँ बीवी, है कि नहीं? तो अंडाशय यानी ओवरी बड़ा होकर के आपका फल यानी फ्रूट्स का निर्माण करता है, और बीजांड यानी ओव्यूल से बीज यानी सीड बनता है। ठीक है। बीज सीड में एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों की नहीं? लिख लोगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? लिख लोगे कि नहीं बच्चों? लिख लोगे तो आगे बढ़ेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है। आप लोग तब तक लिखिए, हम आते हैं 1 मिनट पानी पी करके। ठीक है। 1 सेकंड बच्चों। हाँ जी। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ रही है। चलो, तो लिख लिया आप लोगों ने? हम लोग क्या पढ़े थे? निषेचन के बारे में पढ़े थे। ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों कि जंतुओं में लैंगिक जन्म कैसे होता है। ठीक है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है। इंसानों और जानवरों में भी ऐसे ही है होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों जंतुओं में भी आपका लैंगिक जन्म यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका। 1 सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। तो कुछ जीव जैसे आपके केचुआ हो गया यानी अर्थवर्म, उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही जीव एक समय पे आपका शुक्राणु यानी स्पर्म यानी नर युग्मक उत्पन्न कर सकता है, और दूसरे समय में अंडाणु यानी ओवम यानी मादा युग्मक उत्पन्न कर सकता है। ये एक ही शरीर में दोनों जनन अंग होते हैं। समझ में आया? तो उभयलिंगी समझ में आ गया कि नहीं? उभयलिंगी हमने आपको पढ़ाया था पहले ही। उभयलिंगी यानी उसमें नर पार्ट भी होगा, मादा भी होगा, लेकिन एक समय पे एक ही एक्टिव रहेगा। कभी या तो नर वाला पहले एक्टिव होगा, फिर आपका मादा वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? तो उभयलिंगी कुछ जीव जैसे केचुआ, ये क्या उभयलिंगी होते हैं, मतलब एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग होता है। या वन मन शो वाला फंडा होता है। ठीक है। अब देखो निषेचन के प्रक्रिया प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के निषेचन होते हैं इसमें। ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल। तो दोस्तों पहला होता है आपका ब्राह्य निषेचन। ब्राह्य निषेचन यानी ब्राह्य मतलब बाहर यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जैसा आपका मेढक हो गया यानी फ्रॉग। फ्रॉग में नर और मादा दोनों जीव जीव संभोग यानी मीटिंग करते हैं, और अपने अपने युग्मक यानी गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो फ्रॉग में नर और मादा दोनों जीव संभोग यानी मीटिंग करते हैं, और अपने युग्मक यानी गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है। क्या करता है? पानी में ही निषेचित यानी फर्टिलाइजेशन करता है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन यानी बाहर वाले फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक्सटर्नल वाले। समझ में आया? तो मेढक का नर और मादा ये संभोग करते हैं आपके। ठीक है। और गैमेट्स यानी युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं, और पानी में ही इन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं और निषेचित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों के नहीं? मेढक में नर और मादा दोनों अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है। शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करते हैं। ये पानी के अंदर वाली एकदम सादी है जैसे लगता है। ठीक है। उसके अलावा आपका आंतरिक निषेचन होता है जो हम लोग में होता है। ठीक है।
आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मकड़ी हो गया, मनुष्य हो गया, तथा ऐसे ही अन्य जंतुओं में नर अपने शुक्राणु यानी स्पर्म को मादा के शरीर के अंदर छोड़ता है। समझ में आया? तो नर जो होता है वो मादा के अंदर वो छोड़ देता है शुक्राणु को। शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करता है और फिर वो निषेचित यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रकार के निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया कि निषेचन कैसे होता है, निषेचन आंतरिक कैसे होता है, इंटरनल कैसे होता है, पानी में कैसे होता है। समझ में आया कि नहीं? निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं और विकसित होना यानी डेवलपमेंट आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपके वो आपके मिल जाते हैं, युग्मज मिल जाते हैं, दोनों युग्मज मिल करके युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फूल के भाग। फूल के भाग यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फूल के भाग और प्रकार यानी सुंदरता के पीछे का विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, फूल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते, इनके अंदर पूरा विज्ञान छिपा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पुष्प के बारे में। फूल के भाग हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, फिर से देख लेते हैं। पुष्प यानी फ्लावर वास्तव में पत्तियों के ही रूपांतरण यानी मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, कल हमने ये बात की थी। ठीक है, ये डंठल में आपके वाष्प पुष्पासन यानी डंठल में, एक सेकेंड आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ। तो ये डंठल में पुष्पासन यानी थैलेमस पर लगा रहता है। इसे पुष्पवृंत यानी पेडिकल कहते हैं। ठीक है, पुष्प का जन्म कली यानी बड से होता है। किससे होता है? कली से होता है। यह कली हरे पत्तियों से ढकी रहती है। इन पत्तियों को ब्राह्मदल चक्र यानी कैलेक्स कहते हैं, हमने पढ़ाया था। ठीक है, कुछ पुष्प में ब्राह्मदल चक्र नहीं पाया जाता, उनमें केवल हरी पत्तियों को ही एक चक्र पाया जाता है जिसे ब्रैकेट या ब्राह्मदल पुंज यानी कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, ये कली को ढककर इसकी रक्षा करते हैं। समझ में आया? ये हमने पढ़ाया था कैलेक्स के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? इसके अलावा पुष्प पुष्प के खिलने से उनके दूसरे सहायक अंग, जो सहायक अंग होते हैं, वो प्रकट होते हैं और ये प्याले के आकार में बंद रहते हैं और इन्हें हम पुष्पाक्ष यानी रिसेप्टिकल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये था आपका पुष्प के भाग हो गए थोड़े। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने पढ़ाई थी पहली पिछली क्लास में। तो पुष्प यानी फ्लावर वास्तव में पत्तियों के एक रूपांतर यानी मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं बच्चों। यह कली से खिलता है। पुष्प में मुख्य जनन अंग होते हैं, पुष्पांग यानी एंड्रोसियम या पुंकेसवर यानी स्टेमन होता है। ठीक है, जो फूल का नर वाला जनन अंग होता है। ठीक है, इसके अलावा स्त्री केसर जो आपका पिस्टिल होता है, या जयांग यानी जाइनोसियम यानी फूल का मादा जनन अंग। ठीक है, और उसकी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पुष्प के मुख्य जनन अंग के बारे में देखते हैं यानी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पहला है आपका पुमंग यानी एंड्रोसियम या पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो फूल के अंदर दो अधिक धागे के आकार के होते हैं। फूल के अंदर दो या अधिक धागे के आकार में आपके ये होते हैं क्या? स्टेमन। ठीक है, पुंकेसर के ऊपरी भाग में आपके परागण कोश यानी एंथर होता है। आपने देखा होगा ना, फूल होता है आपका ऐसे, आपका ये होता है। ठीक है, और ऐसे करके आपका बना होता है ये। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्टेमन हो गया यानी पुंकेसर हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है? ऊपरी भाग पर आपका परागण कोश यानी ये आपका एंथर हो गया। इसी में आपका पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसमें परागण यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। परागण कण फूल में निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। समझ में आया इतना बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिया। चलो, अब स्त्री केसर देखते हैं यानी पिस्टिल्स या जयांग यानी जाइनोसियम। तो स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, हमने पढ़ाया था। वर्तिकार्ग यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल और अंडाशय यानी ओवेरी। ठीक है, तो अंडाशय आपके सबसे नीचे हो गया, ये बाकी सारी चीजें ऊपर हो गई। ठीक है, वहां से धीरे 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 करते हुए आती है। तो अंडाशय फूल का वह भाग है जिसमें आपके बीजाण यानी ओव्यूल होते हैं। यहाँ पे ओव्यूल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बीजाण होते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। चलो इसी बात पे आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फूलों के प्रकार। प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो बच्चों जनन अंगों के आधार पर फूल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और नपुंसक वाले। ठीक है, न्यूटर। तो दोस्तों पहला होता है बाइसेक्सुअल यानी उभय लिंगी
ठीक है, जो हमने बोला था, जिन फूलों में नर यानी पुंकेसर और मादा यानी स्त्री केसर जनन अंग एक साथ स्थित होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी या आपका द्विलिंगी फूल कहते हैं। समझ में आएगा? जैसे आपका सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है, गुलाब हो गया, ये सब क्या है? ये सारे आपके उभयलिंगी है। ठीक है, तो इन फूलों में नर नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों आपके दोनों अंग होता है। ठीक है, दूसरा आता एक लिंगी फूल यानी यूनिसेक्सुअल, तो जिन फूलों में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, जैसे यानी एक फूल में सिर्फ नर अंग या सिर्फ मादा अंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी फूल कहते हैं। समझ में आया? जैसे आपका तरबूज हो गया यानी वाटरमेलन, कद्दू यानी पंपकिन, मक्का यानी मेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, या तो नर वाला भाग होगा या तो फीमेल वाला भाग होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा होता है आपका नपुंसक। नपुंसक क्या हो गया? नपुंसक क्या हो गया? वे फूल जिनमें आपके पुंकेसर यानी नर और स्त्री केसर यानी मादा दोनों अनुपस्थित यानी दोनों नहीं होता है, एब्सेंट होता है, या विकसित नहीं होते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सजावटी फूल जो होते हैं वो आपके नपुंसक होते हैं। ठीक है, चौथा आपको एक चीज लिखा हुआ कंप्लीट फ्लावर, ये तो दूसरी चीज है। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर जो है यानी स्वर्गसम फूल, तो उन्हें कहते हैं जिनमें आपका उभयलिंगी, एक लिंगी, नपुंसक तीनों प्रकार के फूल लगते हैं। यह परिभाषा थोड़ी आपकी असमान है। आमतौर पर आपके स्वर्गसम फूल का अर्थ होता है कि जिनमें चारों मुख्य भाग यानी दल ब्राह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर मौजूद हो। समझे? जैसे आपका आम हो गया, आम के पेड़ हो गए, नर पेड़ का नर, मादा और उभयलिंगी फूल एक साथ लगते हैं। ठीक है, तो ये आम का आपका ये हो गया सर्वग्रसम यानी कंप्लीट फ्लावर। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया बच्चों के? नहीं तो मेनली आपके तीन हुए, आपके उभयलिंगी, एक लिंगी और नपुंसक फूल। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों के? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? आगे चला जाए। आगे चलेंगे, हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निषेचन तो हो ही गया ना, निषेचन तो हो गया। निषेचन के एक सेकेंड, ये दो दो बार लिख दिया। परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया ना। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लिया। आगे बीज के बारे में पढ़ते हैं यानी सीड्स के बारे में। ठीक है, तो बीज यानी सीड्स बच्चों। ठीक है, एक छोटे से पैकेट में नई जिंदगी। तो दोस्तों, बीज यानी सीड्स पौधे का सबसे छोटा रूप होता है और बीज से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीज यानी सीड पौधे का सबसे छोटा रूप होता है, बीज से एक नए पौधे का निर्माण होता है, और बीज के निर्माण अंडाशय यानी गर्भाशय यानी ओवरी में ही होता है। ठीक है, अक्सर सूखे बीज तुरंत अंकुरित यानी जर्मिनेट नहीं होते हैं, और ये बहुत दिनों तक बिना किसी बदलाव के निर्जीव अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेट में रह सकते हैं। इसे बीजों के प्रस्तुप्त अवस्था यानी डोमिनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो जो सूखे बीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए उसको भिगो देते हैं पानी में। ठीक है, तो जर्मिनेट होने के लिए, जिससे आसान हो जाए। ठीक है, यदि सूखे और स्वस्थ बीज को पर्याप्त मात्रा में नमी यानी मॉइस्चर, गर्मी यानी वार्मथ और वायु मिलती है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे बनाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों की? नहीं? तो दोस्तों, अक्सर सूखे बीज तुरंत अंकुरित यानी जर्मिनेट नहीं होते, वे बहुत दिनों तक बिना किसी बदलाव के निर्जीव अवस्था में रह सकते हैं। इसे बीजों का आपका प्रसुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी कहते हैं। ये समझो आपका पावर सेविंग मोड होता है, चले जाते हैं उसी में। ठीक है, यदि सूखे और स्वस्थ बीज को पर्याप्त मात्रा में नमी, गर्मी और हवा यानी वायु मिलती है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे बनाते हैं। जैसे फोन को चार्जिंग में लगाओ तो ऑन हो जाता है, वैसे ही। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। आगे पढ़ा जाए। अब पढ़ते हैं हम सेम के बीज की संरचना। एक सेम का बीज होता है, उसकी रचना देखते हैं कि कैसी उसकी रचना होती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। दोस्तों, सेम के बीज का आकार मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी के समान होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है आपका किडनी के सेम का बीज होता है। ठीक है, दोनों। तो किडनी मनुष्य की किडनी के समान होता है। बीज के ऊपर का अवारण यानी आउटर कवरिंग बीज चोल यानी सीड कोट कहलाता है। यह बीज को सूखने से और हानिकारक परिस्थितियों यानी हार्मफुल कंडीशन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा बीज के अवारण का रंग आपका सफेद सफेद रंग का होता है। ठीक है, और गहरा भूरा होता है। ठीक है, बीज में एक छोटा सा छेद यानी पोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका छोटा सा छेद होता है। ठीक है, जिसे हम बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये द्वार होता है बीजांड के लिए। सेम का बीज चिकना यानी स्मूथ होता है, ये बहुत चिकना होता है। चना, मटर, इमली जैसे पौधे आपके द्विबीजपत्री यानी डाइकोट होते हैं, यानी इनके बीज
दो बराबर भागों में बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा बीज से सफेद रंग से निकलने वाली रचना जो जड़ यानी रूट का निर्माण करती है, यही आपकी यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपकी जड़ निकल जाती है, जैसे चना में आपने देखा होगा। ठीक है, जिसे जड़ बनती है उसे हम मूलांकर यानी रेडिकल कहते हैं, और बीज से एक और अंकुर निकलता है जो आपको मूलांकर से उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा की ओर होता है, जिससे तने यानी स्टेम का निर्माण होता है। इसे हम प्रांकुर यानी प्लूम्यूल कहते हैं। समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए ये चीज थी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों के? नहीं, इतना चीज समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आओ चलो अब बटाटा वड़ा जैसे फटाफट और गरम गरम याद करने वाले फैक्ट्स जो नोट्स शॉर्ट नोट्स है जो हमने पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा पौधे में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जनन अंग आपके पुंकेसर आपके नर होते, स्त्री के से आपके मादा हो गया। परागण कण यानी मेल गैमेट्स तो पुंकेसर के परागण कोष से बनते हैं। ठीक है, अंडाणु यानी फीमेल गैमेट स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर होते हैं। ठीक है, वर्तिकार्क स्त्री केसर का चिपचिपा ऊपरी भाग जहां परागण कण पहुंचते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन परागण कणों का परागण कोष से वर्तिकार्क तक पहुंचना, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण यानी उसी फूल या पौधे के दूसरे फूल पर आपका पड़ता है। ठीक है, जैसे मूंगफली हो गया। पर परागण यानी उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर, जैसे गेहूं मक्का हो गया। ठीक है, माध्यम आपका कीट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। ठीक है, चमगादड़ घोंघे गिलहरी। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना और युग्मेज बनाता है। ठीक है, परिणाम आपका दलपुंज आदि गिर जाते हैं और अंडाशय फल में बदल जाता है, टमाटर बीजांड बीज में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आओ अब देखते हैं आगे जंतुओं में लैंगिक जनन जो हमने पढ़ा है। तो उभयलिंगी जीव, तो उसमें आपके नर और मादा दोनों होते हैं। जीव में शुक्राणु और अंडाणु दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, केचुआ जैसे हो गया। निषेचन के प्रकार आपके बाह्य निषेचन, तो शरीर के बाहरी मेढक पानी में युग्मक छोड़ता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, जैसे कुत्ता मनुष्य मादा के शरीर के अंदर निषेचन करता है। ठीक है, परिणाम क्या होता है? निषेचन के बाद अपना युग्मनज बनता है जो आपका विकसित होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पुष्प के भाग देखे हैं। आपके पुष्प मुख्य जनन अंग क्या है? पुंकेसर यानी स्टेमन नर भाग, परागण कोष से परागण कण, और स्त्री केसर यानी पिस्टिल मादा भाग, अंडाशय वर्तिका वर्तिकार्ग, अंडाशय में बीजांड और अंड कोशिका। ठीक है, इसके अलावा अन्य भाग क्या होते हैं? ब्राह दल चक्र कली का रक्षा करता है, दल चक्र रंगीन पंखुड़ियां होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर फूलों के प्रकार होते हैं जनन अंग के आधार पर आपका उभयलिंगी। ठीक है, नर व मादा अंग एक साथ होता है। ठीक है, एकलिंगी। ठीक है, केवल नर हो या तो मादा हो, नपुंसक कुछ ना हो। ठीक है, और आपका सर्वग्राम्यसम फूल आपका वह जिसमें चारों भाग मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बीज के बारे में पढ़ा। तो बीज जो है वो पौधे का सबसे छोटा रूप है, नया पौधा बनने की क्षमता होती है, अंडाशय में बनाता है। ठीक है, प्रसुप्त अवस्था यानी डोमिनेंसी क्या होता है? सूखे बीज को लंबे समय तक निर्जीव अवस्था में रखना। ठीक है, अंकुरित हेतु यानी नमी गर्मी वायु आवश्यकता होती है उसको अंकुरित होने के लिए। सेम के बीज की संरचना आपके बीज चोल किडनी जैसा होता है। बीजांड द्वार होता है, छिद्र होता है उसमें छोटा सा। मूलांकुर जड़ बनता है और प्रांकुर यानी तना बनता है। ठीक है, फिर दिवाज पात्री यानी सेम चना मटर इमली दो भागों में बांटने वाले बीज हैं, काजू वगैरह। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की क्लास। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं आज की क्लास? तो ये थी बच्चों हमारी वनस्पति विज्ञान की पूरी कहानी जनन की। उम्मीद है आपको ये बॉटनी एडवेंचर वाली क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये सब जानकर हमें विज्ञान और अपनी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा समझ और प्यार महसूस होगा। लगता है ना विज्ञान कितना कूल है और प्रकृति कितनी स्मार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड में हैं और इस अद्भुत विज्ञान को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार जब आप किसी फूल को देखो तो सिर्फ सुंदरता मत देखना, उसके चार पार्ट्स भी याद रखना। और जब कोई बीज देखो तो सोचना एक छोटे से पैकेट में एक नया जीवन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।